मैं थोड़ा डूबूंगा लेकिन फिर से तैर जाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं तुझसे जीत जाऊंगा। अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी बनिए और विश्वास रखिए, थोड़ी सी मेहनत भी तुम्हें सफलता की सीढ़ियों तक लेकर जाती है। दोस्तों, छोटे छोटे बदलाव हमेशा तुम्हें सफलता की ओर लेके जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा संघर्ष कठिन होगा तो जीत भी काफ़ी शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान, आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया और आज ये लक्ष्य हासिल किया है। तो आइए आप सभी को मिलवाते हैं विश्वविख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश गर्ग से। कैलाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमसे जुड़कर सर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। और जो मेरा एक साधारण जीवन है उसके बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरा गर्व का विषय है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं दर्शकों को भी मेरा प्रणाम करना चाहता हूँ कि जी इसी तरह से मुझे मेरी ज़िंदगी में जो जिनकी मैं सेवा करता हूँ उनका प्यार मुझसे मिलता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कैलाश सर, हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि आज आप हमारे साथ में हैं। फैमिली में डॉक्टरेट बैकग्राउंड ना रहने के बाद भी आपने इस प्रोफेशन को चुना और आपने काफ़ी समय विदेशों में अपनी सेवाएं दी, हमारे भारत का नाम रोशन किया और आज आप हमारे साथ में हैं। तो ये चीज़ संभव कैसे हो पाई? कैसे आपने सोचा कि मैं डॉक्टर प्रोफेशन को चुनूँगा? अब इसका रियल आंसर तो यही होगा, वास्तविक तो ये हो कि ये प्रोफेशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया जी। और जब उन्होंने सजेस्ट किया तो ये उस वक़्त मैं फर्स्ट 9th क्लास में था, बिकॉज़ उन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस की चॉइस नहीं थी। तो या तो आप बच्चा इंजीनियर बने और या डॉक्टर बने, हाँ जी, तभी ही उसको सक्सेस माना जाता था। बिल्कुल। तो इशू ये था कि मैथमेटिक्स में जाएगा तो वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, हाँ। और बायोलॉजी लेगा तो वो डॉक्टर बनेगा। तो ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी नेचर के हिसाब से तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मेरी मदर का ये डिसीजन था और फादर और मदर हमेशा एक साथ ही निर्णय लेते थे जी। क्योंकि मैं जब छोटा था तभी से मदर मेरे से कहती थी कि जो बाबूजी ने लिया है वो सही निर्णय लिया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होता था उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर बनो, तो वहीं से शुरू हुई। बेसिकली ट्रुथ तो यही है। जी जी जी। कैलाश सर, ऐसा कहते हैं कि भगवान से भी पहले हम सभी के लिए हमारे माँ बाप होते हैं, हमारी माँ जो हमें जन्म देती है वो सबसे बढ़कर होती है, और उनकी बात अगर आपने मानी और आज आप इस मुकाम पे हैं तो ये आपके माँ बाप के आशीर्वाद का ही फल है। कैलाश सर, आपने इतनी समय तक बाहर सेवाएं दी और अब आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ डॉक्टर। बहुत ही अच्छा लगता है। एक पेशेंट के लिए भी जो डॉक्टर होता है वो एक भगवान के बराबर होता है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना आपको मेहनत करनी पड़ी जब बचपन में आपने अपने मम्मी पापा की बात मानी और इस प्रोफेशन को चुना। तो वो जर्नी कैसे रही, आपकी स्टडीज़ की जर्नी कैसे रही, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? देखिए क्या होता है कि इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाते हो। हाँ। मैंने बहुत, जब मैं छोटा था स्कूल में था तो काफ़ी संघर्षमय ज़िंदगी मैंने जी, बिकॉज एक वक्त था मेरे पेरेंट्स का जबकि उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था जी। तो एक वक्त था तब बहुत अच्छा वक्त था, और एक वक्त जब उनका आया तो मेरा बचपन उसी वक्त जीता जब वो ख़राब वक्त कर रहा। उस वक्त हम लोगों के पास घर भी नहीं था, पर मेरे फादर के पास ज़मीन थी, तो हम लोग शहर में पहले रहते थे, वहाँ से चूँकि वो मकान हमें छोड़ना पड़ा। तो जब मेरे फादर ने कहा अब तो अपना तो केवल अब खेत ही बचा है,
तो हमने कहा हम खेत पे जाके रहेंगे। तो ये इसका निर्णय यही लिया कि कौन जाएगा खेत पे रहने। हाँ। तो मेरी मदर ने कहा कि मैं रहूँगी। और मैं तो फिर जितने भाई हो सबसे पूछा और कौन जाएगा, तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, जी। तो मैं वहाँ रहूँगा। तो उस वक़्त मैं 7वीं क्लास में था। तो 7 और 5 12 साल का होऊंगा। तो हम लोग शहर का मकान छोड़ के और हम लोग अपने खेत पे रहने आए। और उस वक्त खेत में कुआं नहीं था जी। तो मेरी मदर को काफ़ी दूर जाके पानी लाना पड़ता था। एक दूसरी जगह कुआं था, वहाँ से तो करीबन उसमें 20-25 मिनट लग जाते थे। और घड़े में पानी भर के लेके अम्मा आती थी। और छोटा सा एक मकान बना, एक कमरा बनाया था, उसमें हम लोग रहते थे। तो उस वक्त मैंने देखा कि बहुत ऐसे लोग थे कि वो सक्सेस क्यों होते हैं जी। और सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। जी जी सर। तो यही एक क्यों मेरे दिमाग में ये आज फिट बैठी, जी। मुझे नहीं मालूम। पर मैं अपनी मदर का संघर्ष देखता था तो काफ़ी हार्ड था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और इस उनका युद्ध था उसमें मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनके साथ रहूंगा। और मैं कैसे कर सकता हूँ कि जो भी मेरी क्लास है उसमें सबसे आगे आऊँ। हाँ बिल्कुल, बस यही था। हाँ। दे नो सीक्रेट इन दैट जी बिल्कुल। कि आपके सक्सेस का क्या राज होता है कि जो भी आपको काम दिया उसको ठीक से करो। हाँ। तो जब छोटे बच्चे होते तो उसको तो क्लास में पहला नंबर आए तो ही सक्सेस है। जी बिल्कुल। और गेम खेल रहे हो तो उसमें आपको सबको हरा के खुद जीत जाए, विजेता हो जाए तो वही सक्सेस है। जी। तो ज़िंदगी में कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल है कि आई वाज ट्राइंग टू प्लीज माय पेरेंट्स एंड वही मेरा ज़िंदगी भर का रोल रहा। हाँ कि बिकॉज मैं जानता था कि उन्होंने मुझे कैसे बढ़ाया। बिल्कुल। इस बात की समझ मुझे थोड़ी जल्दी आ गई थी कि लाइफ इज़ हार्ड एंड यू नीड टू बीट इट। सो ऐसे ही ज़िंदगी से चली गई। एंड फिर उसके बाद में माँ बाप का आशीर्वाद तो है ही रहा ही, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी होता है। तो उसमें मेरी आस्था भगवान में उस वक्त ही डेवलप हो गई थी। मुझे नहीं मालूम भगवान है कि नहीं है रियली, मतलब हम जाके पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, पर मेरे लिए मेरे माँ बाप ही भगवान थे। जी बिल्कुल, आपकी सोच बड़ी ही नेक है कैलाश सर की। जैसे कि भी मैंने बोला था कि भगवान से पहले भी माँ बाप होते हैं और आपने ज़िंदगी भर अपने मम्मी पापा की बात सुनी है और आज आप इस मुकाम पर हैं। कैलाश सर, आपके जो फादर हैं उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के तहत उसमें कार्य करने के लिए, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो हम जानना चाहेंगे उसका इम्पैक्ट आप पे कैसा रहा, आप लोगों ने उनसे क्या सीखा, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमें भी उनसे क्या सीख मिलती है। एक्चुअली ये बात बताऊं, सच तो ये कि कभी उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में। हाँ। ये उनकी डेथ के बाद मुझे मालूम पड़ा। जी। क्यों कि उन्होंने कहा जो कर दिया उसके बारे में क्या अपनी बात कहना। वो हर चीज़ के लिए कहते थे इस बात को लिए। जैसे वो किसी की मदद करते थे तो उसके बारे में किसी को जिक्र भी नहीं करते थे। वो कहते हैं कि कोई काम किसी के लिए चैरिटी करो या कुछ करो तो उसके बारे में उसका प्रचार मत करो, उससे उसका भगवान जो आपको उसका रिटर्न देने वो आधा भी नहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमने जेल काटी है या हमने ये करा है या मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। उनकी डेथ हो गई तो उनकी एक अलमारी थी, उसमें बहुत सारे कागज़ मुझे मिले। तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि वो एजी ऑफिस में अफसर थे और उनकी 46 में उन्होंने एजी ऑफिस जाना बंद कर दिया था। और मुझे मालूम नहीं क्या करते होंगे वो कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी छुट्टियां कैंसिल हो जाएगी, आपका जॉब हो जाएगा। पर ही वो उन्होंने वहाँ से बस वो जॉब छोड़ के उसमें फिर अम्मा बताती थी कि बाबूजी क्या मालूम कौन से आंदोलन में चले गए थे उसके बाद में, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे जी, पर उन्होंने कभी इसका उल्लेख कभी नहीं किया। कभी उन्होंने कोई इसका ये भी सोचा, मतलब ये जुनून था उस वक्त। ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीबॉडी उस वक्त 47 में आई थिंक जो भी आदमी था हिंदुस्तानी था वो एक तरह से भाव में काम करता था। देशभक्ति की भावनाएं उनके अंदर थी। वो पीरियड ही अलग था, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में।
उन्होंने क्या मालूम क्या दुख पाया, लेकिन कभी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। बताया नहीं कभी उसको। एक होता है कोई आदमी छोटी सी चीज़ कहता है उसको बहुत बड़ा बखान करते हैं। बट आई थिंक बाबूजी नेवर सेड, वो कहते ठीक है वो पीरियड था, वो ज़रूरी था तो कर लिया। जी, तो इस तरह का रहा उनका। तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस तरह इन्वॉल्व रहे, क्या करा, रियली आई डोंट नो, बट हाँ थे ज़रूर वो। बिकॉज उस वक्त अगर कोई आदमी जॉब छोड़ के इतनी अच्छी जॉब, और एजी ऑफिस, मतलब दे आर वेरी सॉर्ट आउट जॉब्स आई सपोज, तो बट उसके बाद में उन्होंने कभी, बट दैट्स वे ही वाज, आई थिंक दैट्स वे माय फादर वाज। ये भी एक खूबसूरती है कि आज हम इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है और चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है। कैलाश सर, आपके जीवन यात्रा की अगर हम बात करें तो आपने MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में आप UK गए, वहाँ पे आपने पढ़ाई भी करी, साथ में जॉब भी करी। तो वो समय कैसा था जब आप फर्स्ट टाइम अपने प्रोफेशन को आपने कहीं रिप्रेजेंट किया, हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट किया, तो वो पल जानना चाहेंगे। मैंने MBBS यहाँ पर 71 की दिसंबर में कर लिया था जी। उसके बाद 71 का वॉर था तो ब्लैकआउट हो गया था, तो हमारे इम्तहान लेट हो गए। तो फिर वो इम्तहान हमारा ख़त्म हुआ 3 महीने 4 महीने के बाद दोबारा मतलब इम्तहान हुए। तो दिसंबर में पास होने की बजाय हम मार्च अप्रैल में इम्तहान हुए, उसमें हम पास हुए। उन दिनों में ये नीट या एंट्रेंस कंपटीशन नहीं होते थे, MBBS की मार्क्स पे ही आपको MD मिल जाती थी। MD में कुल मिला के जैसे मेडिसिन में 5 सीट होती थी, सर्जरी में 5 सीट होती थी, तो जो मेरिट के हिसाब से जो लोग आते थे उनको सीट मिल जाती थी जी। तो फिर हमने उसी वक्त मैंने कहा मुझे MD करनी चाहिए। तो उन दिनों में, अब तो खैर दूसरी स्पेशलिटीज़ महत्वपूर्ण हो गई है, जैसे रेडियो डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी। उन दिनों में मेडिसिन और सर्जरी ही टॉप ब्रांचेज हुआ करती थी जी। और फिर उसमें MD मिल गई, तो फिर मैंने 3 साल रेजिडेंसी की जी। और फिर वहाँ मैंने उस MD करी। MD करने के बाद में मेरा ये विश्वास हमेशा रहा कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए और आदमी को रास्ता खुद का बनाना चाहिए जी। तो मैंने सरकारी नौकरी मुझे पसंद नहीं थी। वो इसीलिए पसंद नहीं थी कि उसमें आपके भविष्य का डिसीजन को दूसरे लोग लेते हैं। जैसे कि यहाँ कोई इफ गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, बीकानेर कर देंगे। अगर आप पॉलिटिकल मास्टर्स के सिस्टम से भिन्न हैं जी। तो नॉर्मल भी प्रोसेस है ट्रांसफ़र्स का। 5 साल के बाद किसी की जॉब ख़त्म हो गई तो रूल्स के हिसाब से भी ट्रांसफ़र होते हैं जी। वो मुझे मेरे उस पर सेटल नहीं करता था। मैं चाहता कि जहाँ काम करो एक ही जगह करो, सो यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स। अदर रिटर्न कैसे करोगे उनका? आपने किसी के साथ, जैसे सपोज कर लो आप हैं, तो अगर आप कहीं दूसरी जगह के खूब काम कर रहे हो और आपके पेरेंट्स को तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही ना। एक फाइनेंशियल हेल्प तो छोटी चीज़ होती है, हाँ जी। आपकी प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट होती है, आपका टच भी इम्पोर्टेंट होता है। और उस एज में फिर तो मैं हमेशा सोचता था कि प्राइवेट आपको आप और प्रतिभा दिखाने का उसी में मज़ा आता है। तो ये शुरू से रहा और उसी को मैंने लेकर कि अपन यहाँ से बाहर जाएंगे और उस वक्त सीखेंगे। बिकॉज ये क्यों है कि उन दिनों में अभी भी एलोपैथी जो जिस ब्रांच में मैं था जी, उसका सारा एडवांसमेंट बाहर ही है। जो हम किताबें पढ़ते थे उन दिनों में मेडिसिन की जी, वो सारे इंग्लिश राइटर्स ने तो लिखी थी। मैं देखना चाहता था कि लंदन की मेडिकल स्कूल कैसे है जहाँ ये किताब लिखी गई थी। हाँ, जी। तो एक जिज्ञासा भी बहुत थी। हाँ। मैंने कहा ये अंग्रेज लोग रहते कैसे होंगे जहाँ इन्होंने हमारे देश पे राज किया है, ये क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे इन्होंने क्यों हमारे देश पे राज किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है और बिना निकले मतलब नहीं समझ पाओगे। हाँ। आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो तो जब तक वहाँ जाके उसको महसूस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख। तो ये ऐसी जिज्ञासाएं थी ना, उसी से मैं डिसीजन लेता था। बट आई ऑलवेज टुक डिसीजन ऑन
एविडेंस बेस पे। हम्म, कि कोई मुझे कहे नहीं वहाँ लंदन की रोड्स हैं दे आर कवर्ड विद द गोल्ड, क्या देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। हाँ, करेक्ट सर। आई नेवर ट्रस्टेड और नेवर बिलीव्ड ऑन स्टोरीज। you need to go through the process, Definitely, you need to तो फिर आप ये भी सोचते कि अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जी। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा होता है। जब वो आदमी स्पोर्ट्स में जीतता है तो आपको लगता है कि ये तो कितना इजीली जीत गया, पर उसने कितना पसीना बहा होगा ये वही जानता उसकी है। मेहनत, उसकी प्रैक्टिस। हाँ, और उसको वो पसीना बहाने में कितने लोगों का रोल रहा होगा, जी, चाहे पेरेंट्स का रहा हो, दोस्त हाँ, का रहा हो, मेंटर का रहा हो, कोच का रहा हो। जी, तो वही उसकी नींव है, उसी पे वो खड़ा हुआ है। तो ये जी। चीज़ें जो मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी सर, जी बिल्कुल। कैलाश सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आपको जिज्ञासा थी ये जानने की कि बाहर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, और इस जिज्ञासा के तहत आप बाहर गए और अपने मेडिसिन के प्रोफेशन को आपने कंटिन्यू रखा, वहाँ आपने अपनी सर्विसेज भी दी। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि आपकी जो जीवन संगिनी है, आपकी जो वाइफ है, वो भी आप ही के प्रोफेशन में है, वो भी एक डॉक्टर हैं। तो जानना चाहेंगे कैसे तालमेल रहता है आपस में, कितना सहयोग वो आपको दे पाती है, आप उन्हें कितना सहयोग दे पाते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। लाइफ में लाइफ में मैं समझता हूँ ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर होता है जी, वो जीने के लिए ज़रूरी होता है। और मेडिसिन मैंने जब मेरी अरेंज मैरिज थी जी, और माँ बाप का बहुत प्रेशर था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, फिर उम्र निकल जाएगी। और तो मेरी इच्छा थी कि क्योंकि मेरे डे टू डे वर्क को समझने के लिए मेरे ख्याल में अगर सेम प्रोफेशन की आपका जीवन पार्टनर का होगा तो वो अच्छा रहेगा। जी, यही सोच थी, कोई बड़ी सोच नहीं थी, सिंपल लाइफ थी। एंड मैं बहुत खुशकिस्मत, मतलब एक तरह से हैप्पी अपने को मानता हूँ और अपने को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी जगह मेरी शादी हुई और वो इस बात को समझी, वो मेरी ज़रूरतों को मेरे से ज़्यादा समझती हैं। जी, और एक उनका ये था, जब शादी हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तो MBBS करते ही शादी हो गई है, बहुत जल्दी हो गई है, मैं अपना कैरियर नहीं संभाल पाई हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं बन पाई, आपने तो अपनी MD भी कर ली है, MRCP भी कर ली है, हाँ, मेरे कैरियर का क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपका कैरियर तो आप बनाओगे, मैं तो सपोर्ट ही कर सकता हूँ। एंड शी डिसाइडेड टू, शी इज़ वेरी एम्बिशियस, वेरी हार्ड वर्किंग, आई थिंक ही इज़ 10 times मोर हार्ड वर्किंग देन मी। सो नाइस सर। सो वो करती रहीं और वो उनकी ज़िंदगी का अचीवमेंट उनका खुद का है। जी, जी, मेरा उसमें बहुत कम रोल है। ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उन्हें शादी के बाद सपोर्ट किया। और वो बात ही क्या, जब हमारा जो पार्टनर है वो हमारे प्रोफेशन का मिल जाए, हमारे प्रोफेशन को समझे, तो तालमेल भी बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। आपकी जो वाइफ है वो भी एक आर्टिस्ट हैं, उन्हें बहुत कुछ पसंद है, गाना और कशीदेकारी भी उन्हें पसंद है, कथक वो करती हैं। तो ज़ाहिर है जानना चाहेंगे कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, किस तरीके से अपना जो स्ट्रेस फ्री लाइफ को थोड़ा सा मैनेज किस तरीके से कर पाते हैं। और कैलाश सर, आपको भी जाहिर है कि गाना सुनना बड़ा पसंद है, जैसे थोड़ा टाइम पहले हमारी जब वार्तालाप हुई थी तब आपने बताया था, किस तरीके के म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं सर? मुझे हर तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद है। जब मेरी शादी हुई तो मैं 5 साल इंग्लैंड में रहता था पहले जी, तो मेरी जब वाइफ आई तो विवाह जब वहाँ आई तो उनका क्या आपके पास म्यूजिक क्या है, तो मैंने कहा ये एक मेरे पास कैसेट था। हाँ जी, बोला यही है म्यूजिक अपना। बोला और, तो मैंने उनको बताया कि और बहुत है, तो वो सारा इंग्लिश म्यूजिक था। हाँ, मेरे पास इतना बड़ा कलेक्शन था इंग्लिश म्यूजिक का, मुझे इतना शौक़ था।
तो चूँकि मैं इंग्लैंड में रहता था, हाँ तो मुझे पब्स में जाने का बहुत शौक़ था, मुझे नाइट क्लब्स में जाने का बहुत शौक़ था, मुझे डांसेस का वहाँ देखने का करने का बहुत शौक़ था। ये सारा इंग्लिश में था, मतलब आई डिडंट लिसन फॉर 5 years एनी हिंदी म्यूजिक एट ऑल। जी तो शी वाज शॉक्ड कि आप पास एक हिंदी का एक ही कैसेट है, इसी को सुनते हो आप? हाँ, मैंने कहा यही है बस। तो उसके बाद सबसे पहला काम मैंने किया कि वहाँ पर एक साउथ हॉल जगह है लंदन में, मैंने कहा चलो म्यूजिक खरीदते हैं। तो हमने कम से कम उस वक्त मेरे ख्याल में 20-25 लॉन्ग प्ले के LP के वो खरीदे, जी वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स खरीदे। एंड दैट्स मेरे हिंदी, बिकॉज मैंने 5 साल तक कोई हिंदी की फिल्में भी नहीं देखी, और खैर फिल्में देखने का उनमें शौक़ भी नहीं था, और थोड़ा बैन भी थी जब पढ़ रहे थे तब जी। तो कोई साल में एक फिल्म देख ली तो देख ली। तो वहाँ जाके मैं री इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन म्यूजिक से जी। और भारतीय, फिर तो शौक़ तो है ही मुझे सुनने का, तो बहुत मज़ा आता है। अब मैं सब म्यूजिक सुनता हूँ, जो भी बज रहा हो, क्लासिकल हो, मुंबई का म्यूजिक हो, इंग्लिश म्यूजिक हो, एंड यही सेम एडेप्टेबिलिटी मेरी वाइफ में भी है। हाँ जी। जैसे रॉड स्टुअर्ट हमारा बहुत फेवरेट सिंगर है। हाँ जी। बी जीज़ बहुत मतलब फेवरेट म्यूजिक है। तो उस वक्त के रिकॉर्ड करे हुए सारा म्यूजिक अभी भी हम बैठ के जब कभी रिलैक्स होते हैं घर पे, तो दोनों वही बजा के सुनते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर ये जानकर। और जब म्यूज़िक की बात हो रही है, आप दोनों को म्यूज़िक बड़ा पसंद है, तो सर आप दोनों डॉक्टर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक का एक पेशेंट की लाइफ में कितना इम्पैक्ट रहता है। लाइक कभी कभी हमारे साथ में भी ऐसा होता है, जब हम थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो कोई म्यूज़िक हम बैकग्राउंड में लगा लेते हैं, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। वैसे एक पेशेंट की लाइफ में उसका क्या महत्व होता है, कितना उसका जो माइंड है वो फ्री रहता है, या कोई ऐसा किस्सा आपकी लाइफ में रहा हो किसी पेशेंट के साथ में जो आप शेयर करना चाहें? ये तो मुझे नहीं मालूम कि किस पेशेंट पे कौन सी म्यूजिक का कैसा असर पड़ेगा जी। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ जी। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। हाँ। मैंने काफ़ी पढ़ा है। जैसे इवन वेस्ट में भी बहुत अच्छे सर्जन्स होते हैं, दे प्ले सम बीथोवन या कोई क्लासिक बजाएंगे, वो बैकग्राउंड में चलता है जी। वो सेम चीज़ इंडिया में भी टेस्ट हुई है। देयर आर लॉट ऑफ गुड सर्जन, जहाँ लंबी सर्जरी होती है 4-5 घंटे की, तो बैकग्राउंड में वो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, और लोग कहते हैं कि इट हेल्प्स टू कूल द नर्व्स, बिकॉज सर्जरी के टाइम पे बहुत चीज़ें ऐसी होती है कई दफ़ा जो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। सो दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, म्यूजिक तो हमेशा भगवान की देन, कहते हैं ना कि म्यूजिक इज़ अदर फॉर्म ऑफ प्रेयर। म्यूजिक रिलैक्सेस, और आई थिंक म्यूजिक एनी फॉर्म, वेदर इज क्लासिकल, वेदर इज इंस्ट्रूमेंटल, वेदर इट इज वोकल, आई थिंक पर्सनल चॉइस के हिसाब से इट हेल्प्स, एंड आई थिंक मरीजों को भी हेल्प करता है जी। पर हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से म्यूजिक सूट करता है। बिल्कुल। कि व्हेन यू आर यंग यू गो फॉर वेरी हॉट। जैसे एक ब्लूज होता है एक म्यूजिक, अगर आप ब्लूज सुनने जाएंगे, ब्लूज इज ऑल प्लेड बाय द ब्लैक्स इन US जी। तो एक दफ़ा हम अटलांटा में ब्लैक का म्यूजिक वो देखने गए ब्लूज़ के लिए। मेरे मित्र हैं वहाँ पर, पीरियडिक कार्डियोलॉजिस्ट, वो बोले कि चलो तुम्हें ब्लूज़ के लिए ले चलते हैं। तो हम गए वहाँ, तो वो अंदर तो चले गए, 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। तो जब हम निकले बाहर तो कानों से धुआं निकल रहा था, इतना लाउड, इतना मतलब नशे वाला म्यूजिक होता है वहाँ पर। एंड पर ब्लूज़ है, हर आदमी उसको नहीं लाइक करता, पर उसके बड़े स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं। तो म्यूजिक बहुत तरह का है, हमारे बहुत कम नॉलेज है म्यूजिक के बारे में। जितना आप जाएंगे, आप जाइए मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट का म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट है। एंड पर अब मैं अरबिक गाने हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन वो भी उतनी तन्मयता से गाते हैं। हाँ। और स्पेनिश म्यूजिक इज डिफरेंट जी। तो मुझे ये हमेशा, आई एम लकी दैट आई हैव ऑलमोस्ट एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, सो नाइस, एंड आई लाइक एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक। वी हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, डिफरेंट टाइप जी। बट
आई थिंक इट ऑल डिपेंड अपॉन आपका मूड कैसा है, हाँ। क्या सुनना चाहते हैं, जी। क्या नहीं करना चाहते हम्म, हैं। पर आई थिंक मेरी वाइफ को म्यूजिक में मुझसे ज़्यादा शौक है, जी जी बिल्कुल, ये बिकॉज बहुत मेरी ही आवाज़ तो भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो ट्रेन नहीं हो सकती, बट हाँ सुनने का मुझे बहुत शौक जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल कैलाश सर, और म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का भी। आज के अगर इस दौर की बात करें तो आधुनिकता के इस दौर में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगे हैं। हमारा एक रूटीन हो गया है कि सुबह उठते ही हमें ऑफिस जाना होता है, अपने बिजनेस पे जाना, वट एवर इन किसी भी प्रोफेशन में है, फिर शाम को हम थके हारे आते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे वही थोड़ा सा टाइम मिलता है और हमारी लाइफ वैसी ही शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस काफ़ी बढ़ने लग गया है लोगों के अंदर, लोग डिप्रेस्ड बहुत रहने लग गए हैं। तो आपसे कुछ टिप्स हम लेना चाहेंगे, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस रहे और स्ट्रेस फ्री रहे और हम खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आई विश आई हैड ए सिंपल रिप्लाई फॉर दैट। तो मैं हमेशा ही सोचता था कि इतना अच्छा चल रहा है अपना इंडिया, इतना प्रोग्रेस कर गया, लोग भी चेहरों की हंसी गायब हो गई है। मैं एक दफ़ा खड़ा हो जाता, सड़क पे खड़ा होकर देखता रहता हूँ कि जी। कितने लोग निकले हैं, अभी 50 लोग नहीं, कितने लोग चीयरफुल मूड से निकले हैं। हम्म, तो कम हो गए हैं लोग, तो क्या हो गया है कि जी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई बिल्कुल। और आत्मसंतुष्टि का लेवल जो नीचे जा रहा है। जी बिल्कुल सर। तो हैप्पीनेस तो तभी आएगी ना जबकि एक सिद्धांत कोई सीख लीजिए, प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी बिल्कुल। इफ मैं ही प्रार्थना से कहता हूँ, मैं हमेशा सुबह जब जाता हूँ जी जी मंदिर तो एक चीज़ भगवान से कहता हूँ, तुमने बहुत दिया मुझे, हाँ बस मैं इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जी। बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिया मुझे। तो अगर हर व्यक्ति ये चीज़ थोड़ी डेवलप कर ले ना, तो हम रेट रेस से बाहर चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो तेली का मेरा एक बड़ा फेमस कोट मैं हर एक को देता हूँ कि हाँ जी। जो तिल घानी होती है उसमें हाँ। एक बैल होता है, हाँ उसके पट्टियाँ बांध देते हैं उसके, और वो उसको घुमाता रहता है, वो सुबह से लेके शाम तक घूमता रहता है, जी पर वो जो तेल निकालता है वो तो कोई दूसरा यूज़ कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों को तेली वो गाड़ी का बैल नहीं बनना, जी हमको रेट रेस नहीं करनी, और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहिए कि जो है वो पर्याप्त है, जी बिल्कुल। एंड लेट्स मेक ए बेस्ट यूज ऑफ जी इट। आई थिंक मेरा तो यही सिद्धांत जी है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। और कैलाश सर, आपने 40 ईयर्स से भी ज़्यादा अपनी अब्रॉड में डॉक्टर सर्विसेज दी है, तो एक डॉक्टर के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके रूटीन्स क्या रहें लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, लाइक मॉर्निंग टू एंड हम ऐसा क्या करें जो हम हेल्दी रहें, खाने पीने में ऐसे क्या परिवर्तन लेकर आए, मेडिसिन जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं उनका किस तरीके से यूज़ किया जाए, ओवरडोज ना हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सर दर्द होता है तो हम तुरंत किसी मेडिसिन की तरफ भागते हैं कि ये ले लेते हैं, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से हम कुछ भी ले लेते हैं एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, रूटीन फुल लाइफ कैसी रहे जिससे हम थोड़ा सा रिलैक्स रहें, स्ट्रेस फ्री रहें? ये भी बहुत एक विषय ऐसा है कि इस पर बहुत चर्चाएं की जा सकती है। जी वो हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्ट्रेस फ्री रहे, उसकी दिली इच्छा तो यही होती है, पर उसको रोक नहीं पाता। वो दूसरे अपने कार्यकलाप एक्ट ऐसे होते हैं उसके, वो उनके मकड़ जाल में फंस जाता है। अ सिंपल लाइफ तो ये है कि बैक टू बेसिक्स। जी जिस दिन आदमी को ये समझ हो जाए कि भाई ठीक है, ज़िंदगी में कमाने के लिए, प्रोफेशन के लिए संघर्ष करना है, पर सेम टाइम एक ये भी मन में बैठना चाहिए कि मुझे दूसरों को कॉपी नहीं करनी चाहिए। मतलब यहाँ का एक है फेमस सेइंग कि आप दुखी क्यों हैं कि पड़ोसी सुखी है। जी तो हम अपनी अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, और जो दूसरे ने अचीवमेंट किया है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो आदमी कभी खुशी नहीं रह सकता। जी आदमी को कहते हैं ना कि ही शुड लव हिमसेल्फ। जैसे कि मैं हूँ, खुश हूँ, तो मैं मेरे से अचीवमेंट तो किसी का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मेरी वाइफ एक स्टोरी सुनाती है कि उनकी वार्ड में एक फिलिपिनो नर्स काम करती थी। जी तो वो फिलिपिनो नर्स अकेली होती थी, तो मिरर पे जाके एक दिन मैंने देखा वो क्या कर रही है। वो कहती थी खड़ी होके उसके सामने, ओह माय गॉड, तुमने क्या मुझे बनाया है, एक ही चीज़ हूँ मैं। जी तो
मतलब मैं कहता था सिंपल चीज़ है, लेकिन उसको अपने आप पे इतना आत्मविश्वास था. हाँ. एंड शी वाज वेरी गुड वर्कर, शी वाज द मोस्ट पॉपुलर नर्स जी. इन अ क्लिनिक. हाँ. बट शी सेड शी वाज टॉकिंग टू हरसेल्फ इन द मिरर कि भगवान क्या बनाया है मुझे, एंड मैं ऐसा ही रखो. तो वो वाली बात है, लाइफ के अंदर खुश रहने के कोई रीज़न नहीं होते, खुश अपने आप करना पड़ता है. द वर्ड इसके की है एटीट्यूड. हेल्दी रखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ घर का खाना सबसे बढ़िया होता है. जी. जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे ख्याल में उन दिनों में रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने को बुरा माना जाता था. वो इसलिए माना जाता है कि भाई कलछी कौन सी, क्या मालूम कोई नॉन वेज की कलछी नहीं लग जाए, तेल यूज़ करते होंगे ख़राब यूज़ कर. तो दे आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, एंड दे वर द रीज़न कि हमारे पेरेंट्स 90 साल तक रहे. जी बिल्कुल करेक्ट. सो सिंपल थिंग्स यूज़ करते थे. तो अब वो चीज़ें, अब क्या है, कुछ सरबंदी आ गई है और लोगों ने चलना छोड़ दिया है. तो कार को एंड तक ले जाएंगे, 10 कदम भी नहीं चलना चाहेंगे. और तो ये सब चीज़ें डेट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए. जी. तो मैं समझता हूँ कि क्या करना चाहिए, तो एक तो बच्चों को खेलने के लिए खूब समय देना चाहिए, और उनको वही चीज़ करने देनी चाहिए कि जो वो चीज़ समझे. और आई थिंक ये सोशल मीडिया, यूज ऑफ फोन्स, दे आर ऑल वेरी डेंजरस फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट. जी. अभी आप देखिए कितना होता है, अपने घरों में ही होने लग गया है कि वो फ़ोन को लोग बैठे रहेंगे, आपके गेस्ट भी आएंगे, वो भी लग जाएंगे उसी में, कोई कम्युनिकेशन नहीं करते आपस में. जी बिल्कुल. डोंट यू थिंक ऐसा होता है आपके करेक्ट साथ? सर, करेक्ट. कितना होता मैनी है. प्लेसेस. यस. और क्या मालूम वो जो आदमी फ़ोन पे जिससे बात कर रहे हो वो तो कहीं 1000 मील दूर बैठा होगा. वो आपके क्या आपको आनंद दे सकता है. जी. बट सम हाउ वी आर मृग मरीचिका है ये. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दैट्स व्हाट माई टेक इज हियर, दैट लिव अ सिंपल लाइफ. बिल्कुल सर. नाइस. एंड आई थिंक पर मैं भी कह देता हूँ, पर मैं भी उसी में फंसा हुआ हूँ कई दफ़ा निकलने की, डिटॉक्सिफाई करने की रोज़ कोशिश करता रहता हूँ जी. कि भाई फ़ोन नहीं लेंगे. हाँ. बट दैट्स हाउ इट इज़. जी, बिल्कुल, दिस इज़ वेरी एडिक्टिव pathologies we are developing in our society and in our life. जी. Let's get out of it, and hopefully, I think that's how it is. जी बिल्कुल बिल्कुल. कैलाश सर, क्योंकि समय की हमारे पास में पाबंदी और आपसे बहुत ही अच्छी बातें हमें जानने और समझने को मिल रही है, तो जानना चाहेंगे जाते जाते, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे छोटे छोटे डॉक्टर टिप्स दें जिससे हम हमारी लाइफ को और भी हेल्दी तरीके से जी सकें. लाइफ को जितनी आप सिंपल रखना चाहें उतनी सिंपल रहेगी. जी. और मैं समझता हूँ कि मेरा ये बहुत विश्वास है, मैंने इंग्लैंड में यही सीखा है कि मिनिमम मेडिसिन दें. मैं बहुत कम प्रेस्क्रिप्शन देता हूँ, तो बहुत कम मेडिसिन लिखता हूँ. जी. वो क्यों लिखता हूँ कि एवरी मेडिसिन हैज़ ए साइड इफ़ेक्ट. तो कई दफ़ा क्या होता है कि उसको जल्दी ठीक करने के चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रेस्क्राइब कर देते हैं. हाँ जी. और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इसमें कॉमर्शियलिज्म भी है कि हम महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, जबकि सिंपल से काम चल जाता. जी. और उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि वो लोग रेजिस्टेंस हो रहे हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर प्रोफेशन नाउ. डेफिनेटली. तो कहते हैं ना कि चींटी को पंसरी से मारा जा रहा है. हाँ. इट्स फैक्ट ऑफ लाइफ. या करेक्ट सर. तो ये चीज़ें जो आप ये है कि सिंपल लाइफ जिए, हमेशा एक्टिव रहें. जी. क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी डेवलप हो रही है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज, जो 3 बड़ी चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी की जो हम गलत आदतों से जी रहे हैं. मैं भी उसका दोषी हूँ. ऐसी नहीं है कि मुझे भी खाने का बहुत शौक़ है तो मोटापा आ ही जाता है. जी. मीठे का बहुत शौक़ है तो अब लेकिन अब तो डर लगता है कि डायबिटीज़ नहीं हो जाए. तो ये चीज़ें अगर हम बेसिकली जो पुरानी आदतें हमारी थी, पेरेंट्स की जो आदतें थी कि भाई कम खाएं और मेहनत करें, वॉक करें और स्ट्रेस नहीं लें और अच्छा खाएं, तो वो ही चीज़ें हैं. और आई थिंक दीज आर द
प्रूवन थिंग्स, बिल्कुल सर। तो इनमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कैलाश सर, बहुत ही अच्छे आपने अभी डॉक्टर टिप्स दिए और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। हम आशा करते हैं कि आगे फिर हमारी मुलाकात कभी हो और हम आपसे और भी कुछ जानें और डॉक्टर टिप्स हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनसे आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि सिंपल लाइफ है मेरी, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं इंडिया वापस आके यहाँ मैंने 16 साल पहले मैं वापस आ गया था, तो मैंने कम से कम अपने देश के लोगों की सेवा करने का मैं उसका सौभाग्यशाली हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर कैलाश गर्ग जी के साथ में, जिन्होंने काफ़ी समय विदेशों में अपनी चिकित्सा से रिलेटेड सेवाएं दी और अब वो भारत में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने बहुत से हमें अच्छी अच्छी टिप्स दी कि किस तरीके से हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, और किस तरीके से हम टेंशन फ्री रहें। तो ये आप सभी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और ये बात हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से एक नए गेस्ट के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।